अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं। नॉवल का नाम है महरम और इसको लिखा है अनीला कंवल ने और आज है नॉवल की 8वीं एपिसोड। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और नॉवल का आगाज़ करते हैं। लेकिन नॉवल का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर नॉवल पढ़ने में कोई गलती कोताही हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए एडवांस में माजरत है, उसको दरगुजर कीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सुबह नाश्ते की टेबल पर खामोशी थी। नाश्ता मुस्तफ़ा ने बाहर से मंगवा लिया था। गुड़िया भी खामोश थी और बाकी सब भी। मुहीब ने हैरान होकर सबको देखा। खैर तो है, आज सबने क्या चुप कर रोज़ा रख लिया? मुहीब ने आहिस्ता से पूछा। तो तुम चुप करो, आगा जान का मूड ठीक नहीं लग रहा कल से, कहीं तुम्हारी बैंड ना बज जाए। मुहीब ने कहा। मुस्तफ़ा ने दोनों को घूरा, जिस पर हिफ्जा मुस्कुरा दी। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, मेरे रूम में आओ। मुश्तबा नाश्ता खत्म करता उठ कर बोला, जिस पर मोहिब और मुहीब ने एक दूसरे को देखा। तुमने कुछ कर दिया क्या? मुहीब ने मोहिब से पूछा। तुम अपना कहा करो कि तुमने कुछ कर दिया होगा, मैं तो मासूम बंदा हूँ। मोहिब ने सुकून से कहा। मैं भी मासूम हूँ और मैंने तो कुछ नहीं किया, कसम से। मुहीब ने गड़बड़ा कर कहा। कहीं आगा जान को इस दिन शादी वाली बात का पता तो नहीं चल गया? लेकिन मैंने इससे चोरी कर ली थी और वो भी बोल रही थी कि कोई बात नहीं। अब क्या मसला हो गया? या अल्लाह बचा ले वरना खैर नहीं। मुहीब ने आहिस्ता से मुंह में खुसर फुसर करते कहा। इसीलिए कहता हूँ सोच समझ कर कदम उठाया करो। अब चलो भी, आगा जान वेट कर रहे हैं, आकर ठूंस लेना बाकी का। मुहीब ने हाथ साफ करते हुए कहा, जिस पर मुहीब भी मुंह बनाकर उठ खड़ा हुआ, जबकि गुड़िया हैरत से देख रही थी। आखिर दोनों के जाने के बाद गुड़िया ने हिफ्जा को देखा। आप ही क्या हुआ? गुड़िया ने पूछा। कुछ नहीं, आपके भैया को कोई बात करनी है शायद, हिफ्जा ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर गुड़िया खामोश हो गई और उठकर तैयार होने चली गई। जी आगा जान, मोहिब और मुहीब ने कमरे में आते कहा। मुस्तफ़ा सोफे पर बैठा दोनों का इंतजार कर रहा था। बैठो, मुस्तफ़ा ने कहा। आगा जान, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, बस वो गलत फहमी हुई थी, मुहीब ने जल्दी से कहा, जिस पर मुस्तफ़ा ने से घूरा। मेरी बात खामोशी से सुनो, मुस्तफ़ा ने कहा, जिस पर दोनों ने मुंह पर उंगली रख ली। मुझे बहुत अहम बात करनी है, जब तक बात पूरी ना हो कोई नहीं बोलेगा, मुस्तफ़ा ने कहा, जिस पर दोनों ने सर हिला दिया। मुस्तफ़ा ने एक नज़र दोनों को देखा। कल आंटी मरियम ने गुड़िया का हाथ मांगा है, मुस्तफ़ा ने कहा। हाथ मतलब? और भाई हम गुड़िया का हाथ ही क्यों, हमारी एक ही तो गुड़िया है। उसका हाथ दे दिया तो वो एक हाथ से उसका एक हाथ दे दिया तो वो एक हाथ से कैसे रहेगी? वैसे देखा जाए तो आजकल के दौर में जितने ये बच्चे चालाक और होशियार दिखाए हैं इस नॉवल में, मोहिब और मुहीब को और गुड़िया को, और इनको इतना नहीं पता कि हाथ मांगना क्या होता है। ये तो क्या कह सकती हूँ मैं, ये लाइन को सूट नहीं कर रही। हाँ, एक मजाक के तौर पर अगर ऐड की गई है तो फिर तो समझ आती है कि चल एक नॉवल को थोड़ा लाइट मोड देने की कोशिश की गई है। बहरहाल मजा आया इस लाइन का। हाय अल्लाह आगा जान, वो एक हाथ के साथ तो बहुत अजीब लगेगी। ना भाई ना, हम नहीं देने वाले कोई हाथ, इनसे कहें कहें और कहीं और से पता करें। मुहीब ने हैरत से और परेशानी से जल्दी जल्दी कहा। मुहीब की बात पर मुहीब ने सर पर हाथ मारा, जबकि मुस्तफ़ा ने घूर कर सख्ती से देखा। ओ मेरे, एक मिनट बड़े भाई, हाथ मतलब रिश्ता होता है बेवकूफ़, इतना भी नहीं पता? मुहीब ने तंग आकर कहा। तुम दोनों की हो गई बात तो मैं बोलूं, मुस्तफ़ा ने कहा, जिस पर दोनों ने नादिम होकर देखा। सॉरी, अब हम चुप, मुहीब ने मुंह पर उंगली रख कर कहा, जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। हाँ, उन्होंने गुड़िया का रिश्ता मांगा है आकिब के लिए, और मैं तुम दोनों से इसलिए बात कर रहा हूँ कि तुम लोग भी मेरे लिए अहम हो, और जो भी फैसला होगा वो तुम लोगों से भी पूछ कर ही लिया जाएगा, मुस्तफ़ा ने कहा, जिस पर मोहिब और मुहीब ने खामोशी से देखा। अब तुम लोग बताओ कि आकिब के बारे में कुछ दिल में हो कोई बात, मुस्तफ़ा ने कहा। इस बात पर दोनों ने सर झुका लिया। आगा जान, गुड़िया की शादी इतनी जल्दी? आकिब भाई बहुत अच्छे हैं, हत्ता कि मुझे तो बहुत पसंद भी हैं, लेकिन हम गुड़िया की शादी कैसे? मोहिब ने सर झुका कर कहा। एक ना एक दिन तो हमने गुड़िया की शादी करनी ही है, चाहे कल या आज, लेकिन ये कड़वा खून भरना तो होगा ना। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा ये फ़र्ज़ है जिसे अदा करना लाजिम है, मुस्तफ़ा ने नरम लहजे में कहा। लेकिन आगा जान, गुड़िया के बगैर हम कैसे रहेंगे? मोहिब ने काफ़ी देर के बाद सर उठाकर कहा। तो इसके भीगे चेहरे को देखकर मुस्तफ़ा ने नज़र चुरा ली।
शादी तो करनी है एक ना एक दिन, और तुम खुद सोचो जब तुम लोगों की शादी होगी तो फिर तुम लोगों की बीवी आ जाएंगी, और क्या पता इनका मिजाज कैसा हो, फिर वो बहुत मसले होते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, आपका जो भी फैसला हो वही हमारा फैसला। बहुत मुश्किल है लेकिन इसी में हम सब की खुशी भी है। मोहिब ने आंसू अंदर उतार कर मुस्कुरा कर कहा। मुस्तफ़ा भी मुस्कुरा दिया और मोहिब उठकर मुस्तफ़ा के गले लग गया, जबकि मोहिब भी भागकर मुस्तफ़ा के साथ लग गया। अच्छा बस बस, अब रोना नहीं, बड़े हो जाओ तुम लोग भी, ऐसे करोगे तो गुड़िया को कौन संभालेगा। मुस्तफ़ा ने हिम्मत करके मुस्कुरा कर कहा, देखो तुम लोगों की भी शादी करेंगे, फिर सब सेट हो जाएगा। चलो अब उठो और जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, फिर आंटी वालों के घर भी जाएंगे शाम को। मुस्तफ़ा ने दोनों को थपकी देकर कहा, जिस पर दोनों आंसू साफ करते सीधे हुए। शाबाश, चलो स्माइल करो, मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर दोनों ने आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। अल्लाह कितना अजीब लग रहा है ये रोते हुए हंसता रोते हुए। मुहिब ने मोहिब की शर्ट से नाक साफ करते हुए कहा, जिस पर मोहिब ने गुस्से से उसे देखा। दफा हो जाओ जाहिल, मोहिब ने धक्का देकर कहा, जबकि मोहिब ढीठ बना हंस रहा था और मुस्तफ़ा इन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। इंशाल और अशनाल दोनों एक दूसरे के सामने टेबल पर बैठ गई थी, जबकि गुड़िया एक अलग टेबल पर। दोनों ने गुड़िया को ओके के इशारा किया और साथ ही मैसेज किया, डोंट बी वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, जिसे पढ़कर गुड़िया में मजीद हिम्मत आई और इसका इंतजार करने लगी। कुछ ही टाइम बाद पुलिस वर्दी में आकिब तेज कदम उठाता हुआ आया और गुड़िया को देखकर वहीं आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आकिब ने मखसूस लहजे में कहा और गुड़िया खींचकर और कुर्सी खींचकर बैठ गया। गुड़िया ने आज पहली बार उसे वर्दी में देखा था, जिसमें इसका कद मजीद दराज लग रहा था और साथ ही एक अलग किस्म का रोब चेहरे पर था। चेहरा मजीद दिलकश नजर आ रहा था, पर्सनैलिटी मजीद निखर गई थी। आकिब इसे अपनी जानिब देखता पाकर मुस्कुरा दिया, देखने को सारी उम्र पड़ी है स्वीटी, अभी काम की बात कर लें, तुम्हारे पास जस्ट 30 मिनट है, अपनी बात कर लो, फिर मुझे मिशन पर जाना है। आकिब ने घड़ी पर टाइम देखकर मखसूस अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, जिस पर गुड़िया गड़बड़ा गई और सर झुका गई। काफी पल यूं ही बैठे हुए गुजर गए, दोनों जानिब खामोशी छाई हुई थी। आखिर गुड़िया ने बेबसी से पास वाले दूसरे टेबल को देखा, लेकिन वो दोनों वहां से गायब थी। ये देखकर इसको गुस्सा मजीद बढ़ गया। दिल ही दिल में दोनों पर दो हरूफ भेजकर सामने बैठे हुए डीएसपी को देखने लगी, जो खामोश बाजू टेबल पर टका कर इसे ही देख रहा था, बल्कि इनके बोलने का इंतजार कर रहा था। गुड़िया चेहरे पर मुश्किल से स्माइल लाई, जो कि इस टाइम इसके लिए सबसे मुश्किल काम था, लेकिन इस वक्त और कोई राह भी तो नहीं थी। तभी जहन में लव तरतीब देने लगी, जैसे कैसे भी करके उसे सामने वाले को अपनी बात पर राजी करना था। मुझे देखने को दिल चाह रहा था तो बता देती, मैं घर आ जाता, आकिब ने आगे को झुककर शरारत से कहा, जिस पर गुड़िया तब की, लेकिन खुद को काबू किया। देखो जरा लाइन नहीं मारो तुम, मैं तुमसे बात करने आई हूँ, गुड़िया ने लहजे में रनबी लाकर कहा। सुन रहा हूँ, आकिब ने नजर गाड़ कर कहा, पहले तो तुम घूरना बंद करो, गुड़िया ने तब कर कहा। जिस पर आकिब ने मुस्कुरा कर देखा, जिससे उसके गाल पर पड़ते डिंपल जाहिर हुए, जिससे देखकर गुड़िया ने नजर चुरा ली। ओके अब बताओ, आकिब ने ग्लासेस उतार कर कहा, तुम शादी के लिए ना कर दो, गुड़िया ने हाथ मसल कर कहा, जिस पर आकिब ने खामोशी से उसे देखा। मैं कुछ बोल रही हूँ, गुड़िया ने कोई जवाब ना पाकर कहा। हाँ सुन रहा हूँ, आगे बोलो, आकिब ने पुरसकून होकर कहा। तुम शादी के लिए इनकार करोगे बस, गुड़िया ने हुक्म देते कहा। बस बोल लिया, आकिब ने घड़ी पर टाइम देखकर कहा। गुड़िया ने मुंह फुलाकर उसे देखा। हाँ, गुड़िया ने कहा, अब चलो उठो, घर छोड़ दो, मुझे अहम काम पर जाना है। आकिब ने उठकर टेबल से कीज उठाकर मसरूफ सा कहा। गुड़िया ने गुस्से से देखा। पहले मेरी बात का जवाब दो, गुड़िया ने कहा। जवाब इस बात का होता है जो इस काबिल हो कि उसका जवाब दिया जा सके, तो तुम फजूल किस्म के सवाल कर रही हो जिसका जवाब देना मैं बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझता, आकिब ने सुकून से कहा। मतलब तुम ना नहीं करोगे, गुड़िया ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, ना करनी होती तो मेरी जान रिश्ता ही क्यों भेजता, आकिब ने मज़े से गुड़िया के तपे हुए चेहरे को देखकर कहा। तुम ना करोगे, गुड़िया ने बात पर जोर डालकर कहा, जिस पर आकिब मुस्कुरा दिया। तुम कर दो ना, वैसे भी मुस्तफा तो बहुत मानता है ना तुम्हारी, आकिब ने पैंट की जेब में हाथ डाले कहा, जिस पर गुड़िया ने गुस्से से उसे देखा। मैं आगा जान की बात को नहीं टाल सकती, गुड़िया ने बेबसी से कहा। ओह ओह सैड, बस फिर मैं भी अपनी मामा की बात को बिल्कुल नहीं टाल सकता, और वो चाहती हैं कि उनके घर में तुम ही उनकी बहू बनो, सो आई एम रियली सॉरी, आकिब ने मुस्कुरा कर कहा और साथ ही सेल को देखा जहां अमजद की कॉल आ रही थी। चलो घर छोड़ दो, आकिब ने कॉल काट कर कहा। फिर सेल को देखा जहां मैसेज था, सर वो आदमी पहुंच गए हैं, अब जल्दी से आ जाएं, जिसे पढ़कर आकिब ने ओके ओके कहा और तुम टीम
टीम लेकर आओ मैं आ रहा हूँ का मैसेज किया और गुड़िया को देखा जो अभी तक बैठी हुई थी। यार चलो भी, मेरे पास टाइम नहीं है, आकिब ने संजीदा होकर कहा। फिर से सेल को देखा जहाँ पर अमजद का मैसेज था, सर हम पहुंच चुके हैं, बस आपका वेट कर रहे हैं। नहीं, पहले तुम हाँ करो कि तुम ना करोगे, गुड़िया ने जिद की। आकिब ने सुर्ख होते चेहरे के साथ गुड़िया को देखा और फिर आगे बढ़कर गुड़िया का हाथ पकड़ा। छोड़ो मुझे, गुड़िया ने दबी हुई आवाज में कहा, लेकिन आकिब ने अनसुनी करके उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर लेकर आया, गाड़ी में बिठाकर दरवाजा बंद कर लिया और खुद दूसरी जानिब जाकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। ये क्या बदतमीजी है? मैं आगा जान को बताऊंगी, गुड़िया ने गुस्से से कहा, जिस पर आकिब ने गाड़ी स्टार्ट की और अचानक नजर गुड़िया पर डाली। अब चेहरा बिल्कुल स्पॉट हो चुका था। पहले ही गुड़िया की जिद की वजह से वो काफी लेट हो चुका था, अब मजीद उसकी बार बार ना ना का कहना उसे गुस्सा दिला रहा था, जिसका अंदाजा उसके चेहरे पर एक सख्ती से लगाया जा सकता था। माथे पर त्योरी आ चुकी थी। अब एक लफ्ज भी जुबान से निकालना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आकिब ने कहा। एक एक लफ्ज चबा कर सख्ती से कहा और गुड़िया का सीट बेल्ट बांधा, जिससे गुड़िया खामोश होगी, क्योंकि उसका चेहरा सख्त तासुर लिए था और इसके बाद गुड़िया की हिम्मत नहीं रही थी कि मजीद कुछ बोल सके। तभी खामोश होने में ही आफियत समझी, जबकि आकिब खामोश स्पॉट चेहरा लिए फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, जबकि गुड़िया डर की वजह से आंखें बंद किए जोर से डैशबोर्ड को पकड़कर बैठी हुई थी। इनको तो मैं आज कत्ल कर दूंगी, एक दफा बस जिंदा बच जाऊं सही, गुड़िया ने आंखें बंद किए मन ही मन में गुस्से से कहा और जो जो दुआ आती थी वो पढ़ने लग गई। फिर आहिस्ता से थोड़ी सी आंखें खोली और एक नजर आकिब को देखा, जो लब भींचे सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से लब दबाए खामोश बगैर उसे देख के बस ड्राइव कर रहा था। गुड़िया ने मुंह बनाकर देखा, उससे करूं मैं शादी जो अभी से मेरे साथ इस तरह करता है, मुझे जान से मार देगा। गुड़िया ने उसे देखते हुए सोचा, बाद की बातें बाद में देखेंगे, इतनी दूर की मत सोचा करो, आकिब ने सामने सड़क पर देखते ही मसरूफ सा सख्त लहजे में कहा, जिस पर गुड़िया का मुंह खुल गया। इसको कैसे पता मैं ये सोच रही हूँ? गुड़िया ने लब काट कर सोचा, जिस पर आकिब ने एक नजर डालकर घूरी मारी। चुप बैठो, आकिब ने सख्ती से कहा, जिस पर गुड़िया खामोश बैठ गई, जबकि आकिब इसी अंदाज में मजीद तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा, जिस पर गुड़िया ने जोर से आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं मरना अभी, आहिस्ता करो, गुड़िया ने गुस्से से कहा, जिस पर आकिब ने कोई जवाब नहीं दिया। यकदम आकिब ने मोड़ काटा तो गुड़िया आकिब के कंधे से आ लगी। गुड़िया ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन आकिब ने कोई जवाब न दिया, जिस पर गुड़िया सब्र के घूंट पी कर रह गई। मुस्तफ़ा ने मरियम बेगम की कॉल करके हाँ कर दी थी, जिस पर इन्होंने सिरे से घर में शोर मचा लिया था और बात भी कुछ ऐसी ही थी कि सब खुश कम और शौक ज्यादा थे। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सच है कि झूठ, लेकिन मरियम बेगम बस आकिब के आने का इंतजार कर रही थी और साथ ही मुस्तफ़ा वालों की दावत की तैयारी भी करने लगी। ये अच्छा नहीं किया वैसे यार, इंशाल ने परेशानी दिखा। अरे क्या अच्छा नहीं किया, तुम खुद देखो, हम वहां होते तो इसकी जुबान कहाँ बंद होनी थी। अब क्या पता वो खड़ूस हीरो कुछ असर कर जाए इस पागल पर, इशनाल ने कहा। अब जब उसे पता चलेगा तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, इंशाल ने कहा। देखेंगे, इशनाल ने बात हवा में उड़ाकर कहा। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा कुछ ले आऊं खाना खाने को, इशनाल ने कहा और इंशाल बैठकर इंतजार करने लगी। आज इन्होंने कुछ लेक्चर छोड़ दिए थे, वजह सुबह वाली बात थी, जिस पर दोनों गुमसुम थे, या ये कि दोनों ने सोचा कि कहीं जाकर बैठकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। तभी वो अपनी पसंद की जगह पर आ चुके थे। अब जाओ भी कि मुझे देख देख कर पेट भरना है, फिर बाद में मुझे इल्ज़ाम दे रहे होते हो, मोहिब ने कहा। अच्छा जाता हूँ, मोहिब ने घूर कर खड़े होते कहा। मोहिब वहीं बैठा इधर उधर देखने लगा, जब उसे की नज़र दाईं जानब के टेबल पर पड़ी जहाँ पर उस दिन वाली लड़की बैठी थी। मोहिब को हैरत हुई, फिर आहिस्ता से उठता हुआ इस लड़की की जानिब चल दिया। इंशाल खामोश बैठी थी जब किसी ने इसको बुलाया। एक्सक्यूज मी, मोहिब ने आहिस्ता से कहा, जिस पर इंशाल ने इसको देखा, फिर याद आने पर मुस्कुरा दिया। अब गुड़िया की दोस्त है ना जो उस दिन शादी पर आई थी, मोहिब ने पूछा। जी बैठे, इंशाल ने कहा। मोहिब कुर्सी खींचकर बैठ गया। कैसी हैं आप, मोहिब ने पूछा और सोचने लगा ये कौन से वाली है। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, इंशाल ने सर से पैर तक जायजा लेकर कहा और दिमाग में जोर डालने लगी ये कौन से वाला है। अब यहाँ खैरियत, मोहिब ने पूछा, जिस पर इंशाल ने थोड़ा घबरा कर देखा। जी बस ऐसे ही, इंशाल ने कहा, जिस पर मोहिब खामोश हुआ और सोचने लगा कि किस तरह पूछे, और यही बात इंशाल के जहन में थी। आपका नाम, दोनों के एक ही वक्त में एक दूसरे को देखकर पूछा और फिर समझ आने पर हंस दिए। मैं मोहिब हूँ, मोहिब ने हंस कर कहा, और मैं इंशाल, इंशाल ने भी हंस कर कहा। फिर दोनों पढ़ाई की बातें करने लगे। वो जूस चाहिए जल्दी, इशनाल ने काउंटर पर ऑर्डर दिया। प्लीज 2 जूस दे दें भाई, मोहिब तल पर कुछ देखता बोला और इससे आगे होकर खड़ा हुआ। अपनी बारी का इंतजार करो, इशनाल ने इसकी पुश्त को देखकर तप कर
कहा। यह सुनकर मोहिब हैरान था, वापस मुड़ा, लेकिन फिर दोनों को एक दूसरे को देखकर एकदम चीख उठे। तुम? दोनों ने एकदम कहा। हाँ, मैं भी यही पूछना चाहता था कि तुम यहाँ कहाँ? मोहिब ने सेल बंद करके पूछा। तो मैं कौन सा फारसी में बोल रही हूँ, इशनाल ने भी जवाब दिया। आती भी कहाँ होगी तुम्हें? मोहिब ने मजाक उड़ाने की तरह कहा, जिस पर इशनाल ने तब कर उसे देखा। शुक्र करो उस दिन बच गए थे तुम, वरना दिल तो कर रहा था गुड़िया को बता ही दूं। इशनाल ने कहा। ओ हेलो, ये धमकी किसी और को दो जाकर, जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं क्यों डरूं? मोहिब ने कहा। ओ अच्छा, सच में? इशनाल ने तंज किया। हाँ तो और क्या, मोहिब ने कहा। तो घर आए मेहमान को यूं बेइज्जत करते हैं? अब ठीक है, फिर आज मैं गुड़िया को ना बताया तो मुझे कहना, इशनाल ने तब कर कहा, जिस पर मोहिब सीधा हुआ। रात की बात की, देखो तुम अफरी में दुश्मनी ले रही हो मुझसे, मोहिब ने कहा। यही समझ लो, इशनाल ने कहा। अंकल जल्दी से जूत ला दें, टाइम नहीं है, ऐसे ही लोग बार बार आकर तंग करेंगे, इशनाल ने कहा। क्यों, वजह? तुम्हारी कंपनी चल रही है जो जाकर संभालनी है, हमने कौन सा फ्री में देना है जूत? भाई पहले मुझे लाकर दें, मोहिब ने भी तब कर कहा। काउंटर पर खड़ा आदमी हैरान सा दोनों को देखने लगा, जो अच्छे खासे खुश शक्ल थे और आपस में बच्चों की तरह अपनी बारी पर लड़ रहे थे। आखिर दो जूत आए तो दोनों ने पकड़कर अपनी अपनी जानिब खींचना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो जूत के गिलास फर्श पर गिर गए। बातें खत्म हो गई थी। दोनों अब खामोश बैठे इधर उधर देख रहे थे। ब्राउन हल्का हल्का काम किए किए शर्ट पहने, साथ में सफ़ेद कैपरी पहने, महिब को वो अपनी अपनी सी लगी। पहली लड़की थी जिसको देखकर इसके दिल में कुछ हलचल हुई थी। ये कलर आप पर काफ़ी सूट कर रहा है, मोहिब ने आहिस्ता से कहा, जिस पर इंशाल ने नज़र उठाकर उसे देखा जो मुस्करा रहा था। ब्लू शर्ट सफ़ेद रंग पर बहुत जच रही थी। इंशाल ने घबरा कर नज़र फेर ली। शुक्रिया, इंशाल ने आहिस्ता से कहा। तभी दोनों को यकदम शोर सुनाई दिया। ओ नो, दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उठकर भागे। तुम ले लो अब, इशनाल ने गुस्से से कहा। नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत, तुम ही रखो अब, मोहिब ने भी तब कर कहा। तुम भी? तभी दोनों का शोर सुनकर मोहिब और इशनाल भी वहां आ गए और दोनों को लड़ता देखकर हैरान हुए। मोहिब, ये क्या कर रहे हो तुम? मोहिब ने दबी हुई आवाज में मोहिब को साइड पर करके कहा। मैं कर रहा हूँ, हद करते हो तुम, इस बदतमीज लड़की की वजह से सारा जूस गिर गया, मोहिब ने दांत पीस कर इशनाल को देख कर कहा। तुम हो गए बदतमीज, खबरदार जो एक लफ्ज भी बोले, इशनाल ने मोहिब की जानिब बढ़कर कहा, जिसे बर वक्त इंशाल ने आकर एक तरफ किया। क्या हो गया, पागल हो गई हो, लोग देख रहे हैं, इंशाल ने कहा। चलो घर चले, इंशाल ने हाथ पकड़कर जबरदस्ती बाहर की जानिब चल कर कहा। सॉरी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मोहिब ने इंशाल वालों के पास आकर कहा, जिस पर मोहिब ने खून पी जाने वाली नजर से अशनाल को देखा, जो बिल्कुल इसे ही देख रही थी। कोई बात नहीं, इंशाल ने कहा, और दोनों अपने अपने साथ वाले को पकड़कर बाहर को निकल गए। आकिब ने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलता बाहर आ गया, जहां सामने ही पुलिस वैन में अमजद बैठा इंतजार कर रहा था। उसे आता देखकर सब चौकन्ना हो गए। आकिब को सबने सलूट किया, जो कि गुड़िया खामोश बैठी गाड़ी से बाहर देख रही थी। आकिब ने वहां पहुंचकर सर से इशारे से जवाब दिया। सब रेडी हैं? आकिब ने पूछा। यस सर, सब आ गए हैं, अमजद ने कहा। ओके, मिस हया कहाँ है? आकिब ने नज़र घुमाकर कहा। वो भी इधर ही है, मिस हया प्लीज कम हियर, अमजद ने कहा, जिस पर हया भी गाड़ी से निकल आई। मिस हया, आपके ज़िम्मे एक काम है, आपने मेरी मेहमान को घर तक छोड़ना है बाहिफाजत, आकिब ने गाड़ी पर टाइम देखकर कहा, जिस पर हया ने सर हिलाया। ओके सर, हया ने सैल्यूट किया और आकिब सर खाम करके वापस गाड़ी की जानिब आया और गुड़िया की जानिब आया। मिस हया तुम्हें घर छोड़ देंगी, मैं खुद छोड़ता अगर मुझे अहम मिशन पर जाना ना होता, पहुंचकर मैसेज कर देना, ओके, आकिब ने कहा। तब तक हया भी आ चुकी थी। आकिब ने चाबी हया को पकड़ा दी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, आकिब ने मुस्कुराकर एक नज़र डालकर कहा, जिस पर गुड़िया ने उसे देखा, जो कुछ देर पहले गुस्से से खोल रहा था और अब मुस्कुरा रहा था। ये बंदा अजीब है, समझना मुश्किल है बहुत, गुड़िया ने सोचा। समझना मुश्किल नहीं, हाँ टाइम लगेगा बस, ओके अब जाओ, अल्लाह हाफिज, आकिब ने साइड पर होते आहिस्ता से कहा, जिस पर गुड़िया ने बुखला कर उसे देखा। अब हर कदम पर उससे दूर हो रहा था। गुड़िया खामोश बैठी उसे जाता देख रही थी। उससे कोई दिली वाबस्तगी नहीं थी, बल्कि उसे शदीद नापसंद करती थी। लेकिन न जाने क्यों इसके जाने पर दिल बुझ रहा था, जैसे चाह रहा हो कि वो दूर ना जाए, वो खुद से उसे दूर ना करे। हया खामोश दरवाज़ा खोल कर बैठ गई और एक नज़र गुड़िया को देखा, जो इसे बहुत मासूम और प्यारी सी डोल के जैसी लगी। बुरी बुरी आंखें जाते आकिब पर मरकूज किए खामोश सी बुझी थी। हया ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और आकिब के बताए हुए एड्रेस की जानिब चल दी। गुड़िया इसे
तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल ना हुआ। ओके, ये मिशन बहुत अहम है हम सब के लिए, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आकिब ने जल्दी जल्दी सबको उनकी पोजीशन समझाकर आखिर में कहा और फिर सब ने यकीन दहानी कराई और सब उसके कहे के मुताबिक उस तरफ भाग दिए। आकिब खुद भी अमजद के साथ एक पतली तंग गली की जानिब बढ़ गया। ठीक है, ये लो अपने 50 लाख। हाथ में एक सूटकेस दूसरे बंदे को पकड़ाकर वो बोला, जिसका चेहरा रुमाल के साथ ढका हुआ था। शुक्रिया बॉस। सूटकेस में झांक कर वो नकाबपोश खुशी से बोला, गन लो, माल पूरा है। गिन लो, माल पूरा है, जितने का वादा किया था। एक जानिब कमरे की तरफ इशारा करके वो बोला, अरे मेरे शेर, तुम पर कैसी बेएतबारी, जाओ और जाकर शादी एंजॉय करो। कंधे पर थपकी देकर वो बोला, जिस पर नकाब वाला हाथ दिया, और दोनों इस कमरे की जानिब चल दिए। हमारा टारगेट सामने ही है, जैसे ही मैं ओके का इशारा करूंगा तुम सब अंदर जाओगे। आकिब ने आहिस्ता से कहा और सब ने ओके का इशारा किया। आकिब ने सबको देखा और फिर थंब अप करके ओके का इशारा किया। सब ने एकदम अंदर की जानिब छलांग लगा दी। आकिब ने दरवाज़ा टांग की मदद से खोलकर अंदर की जानिब रुख किया। यकदम शोर पर सब आदमी जो पुरसकून थे भाग उठे और जवाबी हमला करने लगे। हमला हो गया है, हमें निकलना होगा। नकाबपोश ने हाथ में पिस्तौल पकड़कर कहा, जिसकी तायद में दूसरा भी बैग से निकला। आकिब ने दीवार का सहारा लेकर अंदर देखा, यहाँ 5 आदमी थे। आकिब ने अमजद को इशारा किया और फिर दोनों एकदम अंदर दाखिल हुए और सबको फायर करके गिरा दिया। आकिब की नज़र बैग दरवाजे पर पड़ी और इसकी जानिब भागा जहाँ से कोई भागा था। आकिब पूरी ताकत से उसके पीछे भागा। आखिर तंग गलियों से भागते हुए अचानक आकिब और इसका फासला एक हाथ पर रह गया। आकिब ने हाथ बढ़ाकर उसकी शर्ट पकड़नी चाहिए, लेकिन बर वक्त किसी ने आकिब पर गोली चला दी। आकिब के जिस्म में शदीद दर्द की लहर उठी और खून से लथपथ होता जमीन पर गिरता चला गया। अब जो पीछे ही भागा आ रहा था आकिब को गिरता पाकर उसकी जानिब भागा। जब उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो फिर से गोली चलाने वाला था, लेकिन अमजद ने फौरन इस पर फायर किया और वो आदमी मौके पर साइड पर हो गया और गोली हाथ पर छू कर गुजर गई और वो भाग निकला। आकिब की सांसें मध्यम चल रही थी, खून पानी की तरह बह रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन अंधेरी वादी में जा रहा था। अमजद ने अपने साथियों को बुलाया और आकिब को जल्दी से उठाकर अस्पताल की जानिब भाग निकले। सबकी सलाह से शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। अब बस एक हफ्ते बाद हया और शादिल की शादी तय थी। नसीम बेगम खुश थी और बाकी सभी। कभी-कभी हम इस कदर खुदगर्ज हो जाते हैं कि हमें अपनी खुशी तक नज़र नहीं आती और इस खुशी के खुशकिन एहसास से महरूम रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बदनसीबी है ये खुशी के लम्हात को महसूस ना कर पाई। हया गुड़िया के घर के सामने आकर रुक गई। गुड़िया जो सारा रास्ता खामोश थी चौंक गई। हया आहिस्ता से मुस्कुरा दी। शुक्रिया, गुड़िया ने स्माइल के साथ कहा, जिस पर हया भी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, सर का ऑर्डर था। हया ने गुड़िया के चेहरे को गौर से देखकर कहा, जिस पर गुड़िया की स्माइल सिमट गई। आज कोई खास मिशन था? गुड़िया ने रुक कर पूछा, जिस पर हया ने उसे देखा। हाँ, आज एक बहुत अहम काम था, बस दुआ करें वो हो जाए, हया ने आहिस्ता से कहा, जिस पर गुड़िया ने सर हिला दिया। आपके सर ऐसे ही हैं क्या खड़ूस? गुड़िया ने पूछा, जिस पर हया ने मुश्किल से हंसी दबाई। हमारे साथ तो ऐसे ही हैं, बाकी ज्यादा नहीं पता, हया ने बताया। जिस पर गुड़िया सर हिला गई। ओके, अल्लाह हाफिज। हया मुस्कुराकर बोलती कार स्टार्ट करके मोड़कर भगा ले गई। जब फिर गुड़िया खामोश खड़ी कुछ देर देखती रही, फिर मुझे दिल के साथ अंदर चल दी। घर में आकिब की शादी का सुनकर सब शौक तो थे ही, लेकिन इस अब बेताब भी थे कि आखिर कौन सी आसमान से उतरी परी है जो इसके लिए आई है। मरियम बेगम भी खुशी से बेहाल हुई किचन में थी जब अचानक फोन बज उठा। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? मरियम बेगम ने कहा। फोन उठा लिया। जी, मरियम बेगम ने कहा। आप डीएसपी की वालदा बात कर रही हैं? अनजान आदमी की आवाज़ आई तो मरियम बेगम को कुछ अनजाना खौफ सा महसूस हुआ। जी, मरियम बेगम ने कहा। मैम आप अस्पताल आ जाएं, इनकी हालत बहुत ख़राब है, उस आदमी ने कहा। यह सुनकर बेगम के हाथ से फ़ोन छूट कर गिर गया और ख़ुद भी बदहवास सी बाहर को भागी। सब इनको देखकर परेशान हुए, लेकिन वो ड्राइवर को रोती हुई बोलती अस्पताल चलेगी। मुस्तफ़ा ने कुछ टाइम पहले ही हिफ्ज़ा को कॉल करके बताया था कि वो आज आकिब के घर जा रहे हैं। अब वो ऑफिस में बैठा अपना काम करने में मसरूफ़ था जब अचानक उसे कॉल मौसूल हुई। जब कॉल उठा देखी तो वो किसी अनजान की थी। मुस्तफ़ा ने कॉल उठा ली और कान से सेल लगाया, लेकिन आगे वाले को की दी हुई खबर को सुनकर मुस्तफ़ा एकदम उछल पड़ा। कब हुआ? एड्रेस बताओ। मुस्तफ़ा ने परेशानी से उड़े होक रंग में पूछा। फिर आगे से कोई जवाब आया और मुस्तफ़ा जल्दी से कॉल बंद करता अपनी कीज उठाकर बाहर निकल गया। गुड़िया उतरी शक्ल लिए घर में दाखिल हुई तो सामने ही हिफ्ज़ा वहां पर मनान को लिए बैठी थी। गुड़िया को आता देखकर खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, गुड़िया ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो मैं पानी लाती हूँ, हिफ्ज़ा ने कहा।
لیکن گڑیا نے بڑھ کر منان کو گود میں لیا۔ نہیں آپی، آپ بیٹھ جائیں، گڑیا نے کہا۔ حفظہ نے گڑیا کے چہرے کو دیکھا جہاں پر عجیب سی خاموشی تھی۔ کیا بات ہے گڑیا، سب ٹھیک تو ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ حفظہ نے پوچھا، جس پر گڑیا مسکرا دی۔ ارے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ حفظہ کو دیکھ کر گڑیا بولی۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی جب گھر میں ٹیبل پر پڑا ٹیلی فون بج اٹھا۔ حفظہ نے اٹھ کر فون اٹھا لیا جبکہ گڑیا وہیں بیٹھی رہی اور منان سے کھیلنے لگی۔ اچانک گڑیا کی نظر حفظہ پر پڑی جو منہ پر ہاتھ رکھ کے فون پکڑ کر کھڑی خود کو قابو کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر گڑیا بھاگ کر حفظہ کے پاس گئی۔ کیا ہوا آپی؟ گڑیا نے پوچھا۔ تمہارے بھیا کا فون تھا، حفظہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ بتائیں نا آپی، گڑیا نے رکی ہوئی سانس سے کہا۔ دل میں عجیب سے وہم آ رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ عاقب بھائی کو گولی لگی ہے، حفظہ نے آہستہ سے کہا۔ یہ سن کر گڑیا کی حفظہ کے بازو پر گرفت کمزور ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ گڑیا نے ہنس کر کہا، جس پر حفظہ نے سر جھکا لیا اور سر ہلا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی کچھ دیر پہلے میں ان سے ملی تھی، وہ ٹھیک تھا آپی۔ گڑیا نہ میں سر ہلا کر پیچھے ہوتی بولی۔ حفظہ نے اسے پکڑنا چاہا لیکن وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ حفظہ خاموش وہیں رہ گئی، کمرے کا دروازہ بند کیے دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی، سر گھٹنوں میں دے کر زور زور سے رونے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو میں وہاں سے آئی ہوں، گڑیا نے آنسو صاف کرتے کہا اور جلدی سے اٹھ کر عاقب کا نمبر ملایا جو مسلسل آف جا رہا تھا۔ اس سے گڑیا کا رہتا سہتا خود بھی قابو سے بہتا چلا گیا اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ محب اور محب دونوں پھولے چہرے لیے گھر میں آئے تو سامنے ہی زور زور سے روتے ہوئے منان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ پھر حفظہ کو دیکھا جو پریشان سے بیٹھے نہ جانے کہاں کھوئی تھی۔ آپی، محب نے پکارا، جس سے حفظہ ہوش میں آئی اور منان کو چپ کروانے لگی۔ کیا ہوا؟ محب نے پوچھا۔ وہ عاقب بھائی کو گولی لگی ہے، ان کی حالت بہت نازک ہے، حفظہ نے آہستہ سے بتایا۔ یہ سن کر وہ دونوں بھی شوق ہو گئے۔ گڑیا کہاں ہے؟ کافی دیر کے بعد محب نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، میں نے بہت بلایا مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہی، حفظہ نے پریشانی سے بتایا۔ یہ سن کر دونوں جلدی سے اس جانب بھاگے۔ گڑیا، دروازہ کھولو، شاباش، محب نے کوئی 10ویں بار کہا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، جس پر ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ جاؤ جلدی سے دوسری کیز لاؤ، محب نے کہا، جس پر محب بھاگا اور کچھ دیر کے بعد کیز لے آیا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر گئے تو سامنے گڑیا زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دونوں کے دل کو کچھ ہوا اور بھاگ کر قریب گئے اور گڑیا کو اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر پانی پلایا۔ کچھ بھی ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس بس، محب نے اپنے ساتھ لگا کر پیار سے کہا، جس پر گڑیا اور رونے لگ گئی۔ گڑیا میری جان، روتے نہیں ہیں، عاقب بھائی ٹھیک ہیں، کچھ نہیں ہوا ان کو، محب نے گڑیا کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا۔ نہیں، آغا جان کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا گولی لگی، بہت خون بھی نکلا ہوگا نا؟ گڑیا سرخ آنکھیں لیے روتی ہوئی بولی، جس پر دونوں نے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھا۔ گولی لگی ہے پر اب وہ ٹھیک ہے، محب نے کہا۔ نہیں، ٹھیک نہیں ہے، گڑیا نے کہا۔ اچھا، نہیں یقین نا؟ تو چلو خود دیکھ لو جا کر، اٹھو، شاباش، محب نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر کہا اور گڑیا کی آنکھیں صاف کیں۔ اب بالکل نہیں ہے، اب بس چپ، شاباش، اب رو بالکل نہیں، اب بس چپ، شاباش، محب نے بھی سر پر پیار کرتے کہا۔ تم گھر رہو آپ ہی کے پاس، میں گڑیا کو لے کر جاتا ہوں، محب نے کہا، جس پر محب نے سر ہلا دیا اور پھر گڑیا محب کے ساتھ چلی گئی۔ عاقب کو گولی لگنے کی خبر پر مرتضیٰ صاحب بھی بھاگے آئے اور مریم بیگم بھی آ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مصطفیٰ نے روتی ہوئی مریم بیگم کو اپنے ساتھ لگا کر حوصلہ دیا اور مرتضیٰ صاحب کو بھی تسلی دی، جبکہ عاقب کا آپریشن چل رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی وہاں۔ کیا ہوا؟ رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اور جانتے ہو عاقب کو گولی لگی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، کتنا خون بہہ گیا ہے، علی نے احمد کو گھر آتے ہی جلدی سے بتایا۔ یہ سن کر احمد کے چہرے پر کچھ پریشانی کے بادل ختم ہو گئے۔ پھر تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ احمد نے پوچھا۔ حد کرتے ہو، مانتا ہوں وہ پسند نہیں ہے ہمیں، مگر وہ زندگی اور موت کے بیچ ہے، ہمارا اور اس کا خون کا رشتہ ہے، ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ علی نے کہا، جس پر احمد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اوہ سچ میں؟ یا یہ وہی ہے، مت بھولو، جس کی وجہ سے خاندان میں ہماری دو کوڑی کی عزت ہے، جہاں بھی جاؤ اسی کی باتیں ہوتی ہیں، خاندان کا بڑا بیٹا ہے تو کیا ہم کچھ نہیں ہیں؟ ہر بات میں اس سے پوچھا جاتا ہے، آخر کیوں؟ اچھا ہے مر جائے، احمد نے نفرت سے کہا۔ اوف احمد، کتنا زہر بھرا ہے، مانتا ہوں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن اس قدر زہر؟ علی نے بے یقینی سے کہا۔ اچھا، بس اب عاقب نامہ بند کرو، موڈ نہیں میرا، احمد نے چڑ کر کہا۔ اچھا، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ علی نے پوچھا۔ بس آج سمجھ لو بال بچا ہوں، احمد نے کہا۔ یار چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں رکھا ہوا،
جان کی بازی ہے اس میں، اگر کبھی اس کو پتہ چل گیا نا تو وہ نہیں چھوڑے گا تمہیں، علی نے کہا، جس پر احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ میں یہ کون بول رہا ہے؟ یہ اچھا بننے کا بھوت کیوں سوار ہو گیا؟ احمد نے پوچھا۔ بس ایسے ہی، میں خود اب سب برے کام ختم کر دوں گا، تم سے بھی کہتا ہوں چھوڑ دو، اس کا انجام اچھا نہیں، علی نے کہا۔ کون پکڑے گا مجھے؟ کس کی ہے اتنی ہمت؟ احمد نے پوچھا۔ عاقب، اگر اسے تم پر ذرا سا بھی شک ہو گیا تو سمجھ لو تم گئے، علی نے کہا۔ یہ سن کر احمد زور زور سے ہنس دیا۔ وہ عاقب جو اب ہسپتال پڑا ہے اور مرنے کا انتظار کر رہا ہے، وہ پکڑے گا؟ مذاق اچھا تھا، احمد نے کہا۔ یہ سن کر علی نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مت بھولو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، علی نے کہا۔ اور پھر ایک بات تم بھی سن لو میری جان، کہ آج اگر ڈی ایس پی عاقب مرتضیٰ اس حال میں ہے تو صرف اور صرف میری وجہ سے ہے، کیونکہ آج اس نے مجھ پر حملہ کیا اور پکا تھا کہ وہ پکڑ ہی لیتا، لیکن وقت پر میری مدد ہو گئی اور اس پر گولی چل گئی، احمد نے فخر سے بتایا۔ یہ سن کر علی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو حیوان بن چکا تھا، جسے اپنے خون کی فکر نہیں تھی۔ احمد، تم اس قدر گر سکتے ہو مجھے پتہ نہیں تھا، علی نے دکھ سے کہا۔ بس زیادہ بکواس نہیں کرو تم، جتنے دودھ کے دھلے ہو جانتا ہوں، اب منہ مت کھلواؤ، تھک گیا ہوں، سونے دو، اور اپنا یا اچھائی نامہ یہیں بند کر دو، احمد بیڈ پر گرتا ہوا بولا، جس پر علی نے افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ حیا بھی وہیں آ گئی تھی اور کچھ ہی دیر بعد گڑیا محب کے ساتھ آ گئی، جو اب مصطفیٰ کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے گھور کر محب کو دیکھا کہ محب نے بے چارگی سے آس پاس دیکھا۔ آنسو صاف کرو، مصطفیٰ نے کہا۔ آغا جان، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ گڑیا نے پوچھا۔ ہاں میری جان، کچھ نہیں ہوا اسے، مصطفیٰ نے کہا۔ تب بھی ڈاکٹر وہاں آیا۔ ان کے میچ کا بلڈ نہیں مل رہا، ہمیں ارجنٹ خون چاہیے ورنہ ان کی جان جا سکتی ہے، ڈاکٹر نے کہا، جس پر مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر مریم بیگم کو دلاسا دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ میرا بلڈ چیک کریں، مصطفیٰ نے کہا۔ مصطفیٰ نے گڑیا کو محب کے پاس چھوڑ کر خود پیچھے چلا گیا اور واقعی ہی عاقب کا بلڈ مصطفیٰ کے بلڈ سے میچ کر گیا اور یوں مصطفیٰ نے خون دے دیا۔ 2 گھنٹے بعد آپریشن مکمل ہوا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ مبارک ہو، ہم نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی ہے، اب دعا کریں کہ ان کو ہوش آ جائے، ان کا دیر سے ہوش میں آنا خطرناک ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا، اور چلے گئے۔ اب سب وہاں خاموش دعا کرنے لگے۔ گڑیا، آپ گھر جاؤ، رات بہت ہو رہی ہے، شاباش، مصطفیٰ نے کہا۔ نہیں آغا جان، میں نہیں جاؤں گی، گڑیا مصطفیٰ کے سینے سے لگی بولی۔ نہیں جاؤ، اب ٹھیک ہے عاقب، پریشان نہیں ہونا، اب گھر جا کر کھانا کھاؤ اور دعا کرو، محب لے جاؤ، شاباش میرا بیٹا، مصطفیٰ نے سر پر پیار دے کر کہا۔ محب نے گڑیا کو اپنے ساتھ لگا لیا اور باہر چلا گیا، جبکہ مصطفیٰ اب مریم بیگم کے ہاتھوں میں لیتا ان کو حوصلہ دینے لگا، جو ابھی تک نم آنکھیں لیے بیٹھی تھی، جبکہ مرتضیٰ صاحب خاموش نادم۔ حیا کو بھی امجد نے زبردستی گھر بھیج دیا، جبکہ وہ خود ڈپریشن میں تھی۔ گھر پہنچتے ہی سامنے ہی شاہ دل سے ٹکر ہو گئی، جس سے حیا کا موڈ مزید خراب ہو گیا، جبکہ شاہ حیا کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رکا۔ کیا ہوا ہے حیا؟ شاہ نے پوچھا۔ تم سے مطلب، جاؤ جا کر کام کرو، حیا نے سخت انداز میں کہا، جس پر شاہ نے حیا کو دیکھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ شاہ نے پوچھا۔ میری پریشانی مجھ تک ہے، تمہیں اس سے کیا؟ فضول میں سوال مت کیا کرو، پلیز جاؤ، حیا نے غصے سے کہا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ شاہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ حیا کا انداز اس کے لیے بہت دکھ دینے والا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی غلط فہمی نہیں ختم کر پا رہا تھا۔ وہ جتنا حیا کے قریب ہونا چاہتا تھا، حیا اتنی ہی دور ہوتی جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر گڑیا نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر میں عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا اور اب کمروں میں چلے گئے۔ گڑیا جائے نماز بچھا کر وضو کرتی بیٹھ گئی اور اس کی زندگی کے لیے دعا کرنے لگی۔ آنسو سے تر چہرہ لیے وہ سجدے میں گری، اس کی زندگی مانگ رہی تھی۔ جب نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، پہاڑوں کے بیچوں بیچ میں خوبصورت ندی کے کنارے، آنکھوں میں ڈھیر خواب لیے، بھوری آنکھوں میں مسکان لیے، باہیں کھولے وہ اسے دور کھڑی بلا رہی تھی۔ آ جاؤ واپس، آہستہ 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 یہ آوازیں اس کے کانوں میں کسی جادو کا کام کر رہی تھی۔ قدم تھے جو نہ چاہتے ہوئے بھی خود ہی اٹھ رہے تھے، وہ اسے بلا رہی تھی، لوٹ آنے کا بول رہی تھی۔ اسے ندی کو پار کر کے جانا تھا، اس کے پاس، اس کے قریب، لیکن جیسے ہی وہ اس پار پہنچا، یکدم وہ ہنستی ہوئی وہاں سے ہوا میں گھل گئی اور وہ اسے آوازیں دینے لگا۔ گڑیا، یکدم اسے پکارتا وہ اٹھ کر بیٹھا، لیکن پھر یکدم دائیں جانب شدید درد کی لہر اٹھی اور تڑپ کر پھر سے گر گیا۔ ڈاکٹر بھاگ کر وہاں پہنچ گئے اور اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ باہر کھڑا مصطفیٰ بھی اسے ہوش میں آتا دیکھ کر مسکرا دیا اور ساتھ ہی خوشی سے مریم بیگم کو اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ مرتضیٰ صاحب کے چہرے پر بھی رونق آ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ کوئی ہے جو اس کے کمرے میں آیا ہے۔ جب ہی وہ مڑی تو سامنے ہی وہ نیلی آنکھوں میں جذبات لیے خاموش مسکراتا ہوا کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔
या देखकर पहले तो वो दंग रह गई, फिर उठकर गुस्से से बढ़ी। तुमने मजाक किया मेरे साथ? गुस्से से बोली। मजाक ही सही, चलो इसी बहाने तुम्हें एहसास तो हुआ। वो आहिस्ता से झुककर उसको देखता बोला, जिस पर उसने बढ़कर उसके कंधे पर मुक्का मारा। बदतमीजी, 2 नंबर पुलिस वाले। और मैं कोई नहीं करती प्यार व्यार, याद रखना। गुस्से से फूले गाल लिए वो बोली, जिस पर वो हंसता ही चला गया। ठीक है, मुझसे तो छुपाओगी, लेकिन खुद से कब तक छुपाओगी? आखिर देख लो, तुमने बुलाया मुझे और मैं वापस आ गया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने मुझे मांग लिया। आगे बढ़कर हाथ पकड़कर लबों से लगाता वो मुस्कुराकर बोला, जिस पर वो शर्म से सुर्ख होती सर झुका गई और हाथ खींच लिया। लेकिन फिर जब ऊपर सर करके उसने देखा तो वो वहां नहीं था। हैरान परेशान होती वो भाग उठी। वो जाग उठी और उसे आवाजें देने लगी। अचानक तभी आंख खुल गई। पसीने में भीगी हुई तर थी वो। यकदम आसपास देखा, लेकिन वो सब महज एक ख्वाब था। दिल था कि तेज रफ्तार से धड़क रहा था। तभी इसे पर उसका ध्यान सेल बजने पर उसका ध्यान बट गया। सेल पर मुस्तफ़ा का नंबर था। गुड़िया ने कांपते हाथों के साथ सेल उठाया वो और कान से लगा लिया। सोई नहीं अभी तक? मुस्तफ़ा ने पूछा। नहीं, नींद ना आ रही थी। नहीं, नींद नहीं आ रही थी, गुड़िया ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। यह सुनकर मुस्तफ़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आकिब को होश आ गया है, अब वो ठीक है। और मेरी प्यारी सी डोल, अब सो जाए। शाबाश, मुस्तफ़ा ने नरम लहजा अख्तियार करते हुए कहा। यह खबर गुड़िया के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर थी। सच में? गुड़िया उछल कर बोली। हाँ ना। मुस्तफ़ा उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकता था, तभी मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब सो जाओ, अल्लाह हाफ़िज़, मुस्तफ़ा ने आहिस्ता से कहा और कॉल काट दी। गुड़िया खुशी से मुस्कुराती हुई बेड पर बैठ गई। हिफ्ज़ा बेड पर एक जानिब बैठी हुई मनान को हल्का-हल्का थपक रही थी, जो बहुत देर का सो चुका था और खामोश बैठी सामने दीवार पर नज़रें गाड़ रखी थी, जहाँ पर मुस्तफ़ा की तस्वीर थी और साथ ही गुड़िया को गोद में लिए साइडों पर मोहिब और मुहीब थे। बेख्तियार हिफ्ज़ा तस्वीर को न जाने कब से ही देख रही थी, जब बेल पर उसका ध्यान बटा। मुस्तफ़ा ने कुछ दो रोज़ पहले ही उसे फ़ोन लाकर दिया था। हिफ्ज़ा ने मना भी किया, लेकिन मुस्तफ़ा उसके बिन कहे ही उसकी ज़रूरत को पूरा करता था। हिफ्ज़ा ने देखा जो वहाँ मुस्तफ़ा का नंबर था। यकदम सारी बेसुकूनी ख़त्म होती महसूस हुई। आहिस्ता-आहिस्ता वो मुस्तफ़ा की आदी हो रही थी। न जाने कब मुस्तफ़ा उसके दिल पर काबिज़ हुआ था कि उसे खबर ही ना हुई। अस्सलाम वालेकुम, फ़ोन से नरम सी दिल को छू जाने वाली आवाज़ उभरी। वालेकुम अस्सलाम, हिफ्ज़ा ने कहा। कैसी हैं? मुस्तफ़ा ने पूछा। अच्छी हूँ, हिफ्ज़ा ने बंद आँखों से कहा। इस बात पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। कोई शक नहीं, आप बिलाशुबा बहुत अच्छी हैं, मुस्तफ़ा ने कहा। इस बात पर हिफ्ज़ा आँखें खोले सामने तस्वीर को देखकर मुस्कुरा दी। बातें बनाने में बहुत माहिर हैं मोहतरम, हिफ्ज़ा ने कहा। जो भी कह लें, मुस्तफ़ा ने दीवार से टेक लगाकर कहा। हिफ्ज़ा ने कोई जवाब न दिया। अच्छा ये बताएं, मेरा बेटा कैसा है? सो गया? तंग तो नहीं किया ना उसने? मुस्तफ़ा ने पूछा। हिफ्ज़ा ने मनान को देखा, फिर मुस्कुरा दी। नहीं, सो गया है, हिफ्ज़ा ने कहा। मुझे लगा था कि वो मिस करेगा, पर बहुत बेवफा निकला, मुस्तफ़ा ने बोझल आवाज़ में शिकवा किया। हिफ्ज़ा इस बमानी बात को समझकर सुर्ख हो गई। मिस तो कर रहा था, अब ऐसी भी बात नहीं, हिफ्ज़ा ने कहा। इस बात पर मुस्तफ़ा को अपनी थकन ख़त्म होती महसूस हुई। ओह! फिर इनको बता दें कि मैं भी बहुत मिस कर रहा था, मुस्तफ़ा ने लब दबाकर कहा। यह सुनकर हिफ्ज़ा ने लब काटे। घर कब आएँगे? हिफ्ज़ा ने ना चाहते पूछा। आप कहती हैं तो अभी आ जाता हूँ, मुस्तफ़ा ने शौक होकर कहा, जिस पर हिफ्ज़ा घबरा गई। नहीं, मेरा मतलब था कि वो गुड़िया बहुत उदास थी, तो हिफ्ज़ा ने वज़ाहत देना चाहिए, जिस पर मुस्तफ़ा खुलकर हँस दिया, जबकि हिफ्ज़ा अपनी बेवकूफ़ी पर तब कर रह गई। सुबह तक आ जाऊँगा, बस आकिब को होश आ जाए तो, मुस्तफ़ा ने कहा। अब कैसे हैं वो? हिफ्ज़ा ने पूछा। बेहतर है, अल्लाह के करम से होश आ चुका है, अब बस सुबह को कोशिश करेंगे कि उसे घर ले जाएँ, मुस्तफ़ा ने बताया। अल्लाह इनको सेहत दे, हिफ्ज़ा ने कहा। आमीन, मुस्तफ़ा ने भी कहा। चलें आप सो जाएँ, सुबह घर मुलाकात होगी, मुस्तफ़ा ने अपनायत से कहा। अपना ख्याल रखिएगा, हिफ्ज़ा ने कहा, जिस पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। आप भी, अल्लाह हाफ़िज़, मुस्तफ़ा ने कहा। फ़ी अमान अल्लाह, हिफ्ज़ा ने आहिस्ता से कहा, जिस पर मुस्तफ़ा सर शार होता कॉल काट गया। ये अल्फाज आज न जाने कितने सालों बाद उसने सुने थे, वरना इसे मामा इसको स्कूल जाते वक्त ये बोला करती थी। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया और वापस मरियम बेगम की जानिब चल दिया ताकि इनको घर भेज सके। हया अपने कमरे में लेटी कोई मूवी देख रही थी जब वहाँ नसीम बेगम आई। कुछ देर पहले उसको अमजद ने कॉल पर बता दिया था कि आकिब को होश आ गया है, अब इसीलिए वो पुरसकून थी और मूवी देख रही थी। अब नसीम बेगम आई तो हया मोबाइल एक तरफ रख कर उठ बैठी। क्या कर रही हो? नसीम बेगम ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस मूवी देख रही थी। आप बताएं क्या कर रही हैं आजकल, और हम घर कब जा रहे हैं? हया ने पूछा। ये भी
हमारा घर है, नसीम बेगम ने कहा। जबरदस्ती कहा, हया ने तंज किया। बुरी बात, मैंने ऐसे तो परवरिश नहीं की थी तुम्हारी, फिर ये कैसे तुम इतना नफरत करने लगी हो? नसीम बेगम ने अफसोस से कहा, खैर मम्मा ये छोड़ें और बताएं हम कब जा रहे हैं घर? हया ने कहा, आज तुम्हारी और शादिल की शादी की डेट फिक्स हो गई है, अब अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। नसीम बेगम ने कहा। ये सुनकर हया उछल पड़ी। मम्मा आप भी अब तक इस बात पर अटकी हुई हैं और डेट मुझसे पूछे बिना फिक्स कर दी। हया ने कहा, इसमें पूछना क्या है, और तुमने हाँ की थी तभी तो मैंने डेट फिक्स कराई। नसीम बेगम ने कहा, मम्मा मुझे लगा था कि ये वक्ती बात होगी और अब भूल जाएंगी। हया ने शौक के हाल में कहा, हया ये क्या बोल रही हो तुम? आखिर क्या चाहती हो तुम? अब क्या मेरी बच्ची कुची इज्जत को भी खाक में उड़ाना चाहती हो? नसीम बेगम ने खड़े होकर सख्ती से कहा, जिस पर हया ने मुंह झुका लिया। लेकिन मम्मा इतनी जल्दी कैसे? हया ने कहा, बस अब कुछ नहीं हो सकता, डेट फिक्स हो चुकी है और फजूल के बहाने मत बनाओ, कल से जल्दी आ जाया करना, शॉपिंग शुरू करनी है, बहुत कम दिन है। नसीम बेगम ने कहा, मुझे नहीं जाना कहीं, आप खुद ही कर लें। हया ने मुंह बनाकर कहा, मैं तो कर ही लूंगी, लेकिन फिर बाद में तुम मत कहना कि ये अच्छा नहीं तो ये ऐसा है तो वैसा है। नसीम बेगम ने कहा, पर मामा हया ने कुछ कहना चाहा, जिसे नसीम बेगम ने हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। बस अब कोई बात नहीं, अगले हफ्ते की डेट रखी है और मैं कुछ नहीं सुन रही, खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। नसीम बेगम ने आखिरी फैसला सुनाया और कमरे से चली गई, जबकि हया गुस्से से भरी हुई शादिल से बात करने उसके कमरे की तरफ चली गई। शादिल खामोश बैठा टेबल पर बाजू टिकाकर हाथ में डायरी लिए था, जिसमें वो अपने दिल का हाल लिख रहा था। एक यही डायरी ही तो थी जो इसकी परवान चढ़ती मोहब्बत को पहचानती थी। तभी जोरदार आवाज से दरवाजा खुला और तपे हुए चेहरे को लिए तन फन करती हया अंदर आई। लेकिन एक पल को ठटकी और शादिल को देखने लगी। वो खामोश दुनिया से बेनियाज डायरी को देख रहा था। फिर हया के गला खंगारने पर होश में आया और डायरी को बंद करता उठ खड़ा हुआ। आज बड़े लोग कैसे हमारे गरीब खाने पर आ गए? शाह हया के रूबरू खड़ा मुस्कुरा कर बोला, जिस पर हया मजीद चिढ़ गई। तुम्हें मसला क्या है? आखिर किस बात की जल्दी है? या तुमने ही सबसे कहकर डेट फिक्स करवा दिया? हया ने गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देखकर कहा, जबकि शाह अब खामोशी मुस्कुराता हुआ सीने पर हाथ बांधे खामोश हया को देखकर सुन रहा था। गूंगे कब से हो गए? वैसे तो बहुत जबान चलती है, अब क्या हो गया? बोलो, जवाब दो। हया ने गुस्से से कहा। तुम्हें इस बात का पता है हया? शादिल ने मुस्कुराकर हया को देखकर कहा। किस बात का? हया ने मुंह बनाकर पूछा। यही कि तुम गुस्से में बहुत हसीन जालिम लगती हो, शाह ने लब दबाकर कहा। यह सुनकर हया ने गुस्से से लाल पीली होकर शाह को देखा। बच जाओ तुम, वरना तुम्हारा खून हो जाएगा और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। शादिल, हया ने खुद को काबू करके कहा, जिस पर शाह ने सर झुकाकर हंसी को रोका। हाँ, शौक से कत्ल कर दो, तुम कहो तो मैं लिख कर अपना खून माफ कर दूंगा, लेकिन कम से कम शादी के बाद ये सब करना, क्योंकि मेरे कुछ अरमान है, शाह ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, जिस पर हया दांत पीसते रह गई। भाड़ में जाओ तुम, शादी तो तुमसे ऐसी करूंगी कि तुम याद करोगे कि देखना अब अपनी उल्टी गिनती के दिन शुरू। मिस्टर शादिल, हया व्यान करती गुस्से से जैसे तन फन करती आई थी वैसे ही वापस भाग गई, जबकि शाह खड़ा मुस्कुराता रहा। आकिब को अगले ही दिन घर ले जाया गया। नामहसूस अंदाज में नजरें बार बार किसी को ढूंढ रही थी, किसी के इंतजार में थी। मरियम बेगम तो एक मिनट के लिए भी आकिब को अकेला नहीं छोड़ रही थी। सब घर वाले भी उसका हाल पूछने आए थे, लेकिन अहमद नहीं आया था। आकिब को इस दिन के मौके पर गहरी तशवीश थी और उसको अनजाने में वो नकाब में छुपा चेहरा किसी से मिलता जुलता लग रहा था। लेकिन अभी वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता था। हया के लिए उसने कहा था कि वो कुछ दिन घर ही रहे और बाहर बिल्कुल न जाए, क्योंकि इन लोगों का शक सबसे पहले हया पर ही जाएगा। वहाँ उस जगह से 10 लड़कियां भी दरियाफ्त हो चुकी थी, जिनको आकिब के कहने के मुताबिक हिफाजत से उनके घर भेज दिया गया था। मुस्तफ़ा भी वापस घर आ गया था और गुड़िया की हालत भी पहले से काफ़ी बेहतर थी। सब नाश्ता कर रहे थे जब अचानक गुड़िया ने कुछ सोचा। आगा जान, मैं सोच रही थी कि आप कभी आपी को बाहर नहीं लेकर गए, गुड़िया ने कहा, जिस पर हिफ्जा सुर्ख हुई, जबकि मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। बस टाइम ही नहीं मिल रहा, मुस्तफ़ा ने कहा। वो ये तो गलत बात है ना, आप आज ही रात को डिनर पर लेकर जाएंगे बस, गुड़िया ने कहा। यह सुनकर मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर हिफ्जा को देखा, जो सर झुकाकर बैठी थी। मेरी तरफ से डन है, बस अपनी आपी से पूछ लो, मुस्तफ़ा ने कहा। नहीं, आपी को भी कोई मसला नहीं है ना आपी? गुड़िया ने कहा। नहीं, वो मनान, वो जल्दी सो जाता है, तो हिफ्जा ने नाकाम बहाना बनाया। मनान की फिक्र ना करें, वो हम संभाल लेंगे, अब जाएं, मोहिब ने कहा, जिस पर मोहिब ने भी सर हिलाकर हाँ की। तो अब और कोई बहाना? मुस्तफ़ा ने शौक होकर कहा, जिस पर हिफ्जा का सर झुका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस डन हो गया, अब जा रहे हैं आप लोग डेट पर। गुड़िया ने
अनाउंस करते कहा, और जिस पर मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर गुड़िया को प्यार किया। आकिब को खाना खिलाकर अब मरियम बेगम सर पर प्यार करती हुई जा चुकी थी। आसिफ खामोश लेटा हुआ गुड़िया के बारे में सोच रहा था और दिल में उदास था कि वो इसका पता लेने नहीं आई। तभी सेल पर किसी का नंबर नजर आया, निकाला, और मुस्तफ़ा ने हिफ्जा को अच्छे से तैयार करके अब गुड़िया इनको भेज कर अपने कमरे में आ गई। मनान मोहिब और मोहिब के पास था और खेल रहा था। अभी कमरे में आकर बैठी थी कि सेल पर नंबर देखा तो आकिब का था, खड़ूस हीरो। गुड़िया कुछ पल खामोश रही, फिर कांपते हुए हाथों के साथ कॉल पिक करके सेल कान से लगाया लिया। कुछ देर कोई आवाज ना आई। खामोशी के बाद आकिब ने पहल की, कैसी हो स्वीटी? आकिब की भारी आवाज गूंजी, जिस पर गुड़िया का दिल धड़क उठा। बहती यही आवाज सुनने के लिए इसके कान तरस गए थे। मैं ठीक हूँ, गुड़िया ने आहिस्ता से कहा। गुड़िया की आहिस्ता बोलने पर आकिब को हैरत हैरत तो हुई, तबीयत तो ठीक है? हाँ, आकिब ने पूछा, जिस पर गुड़िया हैरान हुई। क्या मतलब? गुड़िया ने पूछा। वो इसलिए कि तुम इतना आहिस्ता और तमीज से जो बात कर रही हो, आकिब ने शरारत से कहा, और वही हुआ जो आकिब ने सोचा था। गुड़िया चिढ़ गई। बाहर में जाओ, तुम्हें इज्जत दराज नहीं आई ना? जिस पर आकिब की हंसी उठी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि मेरा हाल पूछने तक नहीं आई, कम से कम एक फोन तो कर सकती थी तुम। आकिब ने कहा। क्यों पूछूं? गुड़िया ने तब कर कहा, क्योंकि भाई आखिर को मैं तुम्हारा एक इकलौता शौहर बनने वाला हूँ, इतना तो हक बनता है। आकिब ने कहा। ओ सच में? बहुत ख्वाब देखने लग गए हो खड़ूस और 2 नंबर पुलिस वाले, गुड़िया ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर आकिब हंस दिया। ख्वाब हैं तो ख्वाब ही सही, पर मैं तो इस पर ही खुश हूँ। आकिब ने मजीद चिढ़ाया। दफा हो, मुझे बात ही नहीं करनी। खैर, खबरदार जो कॉल की, गुड़िया ने गुस्से से कहकर कॉल काट दी, जबकि अब खुद खामोश बैठी दिल को संभाल रही थी जो बाकी हो रहा था। जबकि आकिब हंसता हुआ लेट गया था। अब खट्टी मीठी मिट्टी सुनाकर सुकून से नींद आने वाली थी। तुमने हाल तक नहीं पूछा, आकिब से अली ने अहमद से कहा। किस चीज़ का हाल? कौन सा बाजू कट गया है या कोई नाक टांग कट गई? सही सलामत तो है, अहमद ने जहर उगल कर कहा। हद है यार, घर का फर्द होने के नाते ही तुम एक बार जाकर पूछ तो लो, अली ने कहा। मुझे तो हैरत है कि वो बच कैसे गया आखिर, निशाना तो ठीक लगा था। फिर कैसे? बड़ी किस्मत है उसकी, अहमद ने कहा। या सुनकर ये सुनकर अली ने अफसोस से देखा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, अली ने कहा। अब तुम मेरे बाप मत बनो, जाओ और जाकर काम करो, अहमद ने नफरत से कहा और फिर से सेल पर झुक गया। आज के लिए इतना ही, और कल फिर इस नॉवल की मैं लास्ट एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।